हेलो, गुड मॉर्निंग। हेलो, गुड मॉर्निंग मैडम। सभी को वॉइस आ रही है? मैं क्लियर है वॉइस सभी को? कोई प्रॉब्लम तो यस, नहीं Yes. है? वॉइस इज क्लियर। ठीक है। तो चलिए पहले लास्ट टाइम पे आई थिंक रिक्रूटमेंट हो चुका है फिनिश। नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी को रिगार्डिंग लास्ट क्लास या अदर कोई क्वेरी हो किसी की? नहीं है? चलिए ठीक है। बट अटेंडेंस लेते लास्ट टाइम पर लास्ट में अटेंडेंस नहीं ले पाए थे, याद भूल गया था। आपको कोई याद रहे याद दिला दीजिएगा। फर्स्ट ले लेती हूँ अटेंडेंस। अमित जैन, अमित, यस मैडम। अर्चिता, Yes, ma'am. मंतिशा, Yes, ma'am. निष्ठा, Present, ma'am. पलक। Yes, ma'am. ओके। आज नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, सिलेक्शन पॉलिसीज, सिलेक्शन प्रोसेस। सिलेक्शन की मीनिंग आई थिंक मैंने कल बताया था कि क्या होता है कि इससे रिक्रूटमेंट में हम क्या करते हैं, मोटिवेट करते हैं लोगों को कि वो अप्लाई करें फॉर द जॉब। इसमें क्या होता है, ये निगेटिव प्रोसेस होती है। इसमें क्या होता है, स्क्रीनिंग की प्रोसेस होती है, स्क्रूटनी की प्रोसेस होती है, जिसमें हम क्या करते हैं, रिमूवल ऑफ एप्लीकेंट्स करते हैं टू सिलेक्शन ऑफ एम्प्लॉय फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। तो ये आपकी निगेटिव प्रोसेस होती है, रिक्रूटमेंट प्रोसेस पॉजिटिव प्रोसेस होती है। जनरली मीनिंग क्या होगी रिक्रूटमेंट सिलेक्शन की? इट इज a process in which candidates for employment are divided into two categories, those who are to be employed and those who are to be rejected। क्या होता है, दो पार्ट्स में कैंडिडेट्स को डिवाइड कर दिया था। एक होते हैं जिनको सिलेक्ट कर लिया जाता है, दूसरे को रिजेक्ट कर दिया जाता है। सिंपल प्रोसेस, सिंपल स्टेप्स हैं इसके। और क्या मीनिंग हो सकती है सिलेक्शन की? सिंपल मीनिंग ये होगी, जो इसकी प्रोसेस होती है उसको मीनिंग कन्वर्ट कर सकते हैं सिलेक्शन की प्रोसेस को। इट इज़ अ प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम अ लिस्ट ऑफ स्क्रीन्ड एप्लीकेंट्स द पर्सन और पर्सन्स who best meet the selection for the position available। जो स्क्रीनिंग का प्रोसेस होती है वो आपके रिक्रूटमेंट के केस में आ जाती है। मैंने जब लास्ट टाइम पे बताया होगा रिक्रूटमेंट प्रोसेस, उसमें स्क्रीनिंग का टर्म आता है। तो स्क्रीनिंग तक का जो पार्ट होता है वो आपका रिक्रूटमेंट का पार्ट होता है। उसके आगे के जो स्टेप्स होते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल इंटरव्यूज या रिटन टेस्ट या तो जो भी स्टेप होंगे सिलेक्शन में, वो सारे इंक्लूड होंगे। बट स्क्रीनिंग तक का जो पार्ट होता है वो रिक्रूटमेंट में ऐड किया जाता है। इतना क्लियर हो रहा है सभी को? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है किसी को? No, ma'am. प्रॉब्लम हो तो पूछ लेना मुझसे, इसलिए बोल रही हूँ। अच्छा, लास्ट टाइम पे मैंने डिफरेंस बिटवीन रिक्रूटमेंट सिलेक्शन बताया था या नहीं बताया था? एक दो पॉइंट तो बताए होंगे, बाकी पूरा कंप्लीट किया था या नहीं किया था? नहीं मैडम, अभी नहीं किया है, उसको करा दीजिए थोड़ा। ठीक है ठीक है, करा देंगे। पहले पूरा टेक्निक वगैरह समझ लेते हैं कि क्या क्या होता है इसमें सिलेक्शन के प्रोसेस में। अच्छा, इंपॉर्टेंस क्या होती है सिलेक्शन की, पहले आप ये बताइए मुझे। व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ सिलेक्शन प्रोसेस? क्या इंपॉर्टेंस होती है सिलेक्शन की? बहुत इजी सा मैंने क्वेश्चन पूछा है, टफ तो पूछा नहीं क्वेश्चन आप लोग से। मैम, ये पर्सनल मैनेजमेंट में हेल्प करते हैं। और अगर हम्म, हमने कोई भी सिलेक्शन प्रोसेस के टाइम पे कोई एरर वगैरह कर दी है सिलेक्शन के टाइम पे, तो वो हमें लेटर पीरियड में बहुत ज़्यादा मतलब कॉस्टली पड़ सकती है। और सिलेक्शन प्रोसेस में मतलब बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि कोई फॉल्टी या अनसूटेबल कैंडिडेट अपॉइंट हो जाए। तो इन सब चीज़ों पे बहुत ध्यान रखना होता है, इसलिए ये इम्पोर्टेंट होता है बहुत ज़्यादा कि कोई गलत बंदा ना अपॉइंट हो। सिलेक्शन होता कैसे? पहले मैंने बताया कि निगेटिव प्रोसेस होती है, रिक्रूटमेंट पॉजिटिव प्रोसेस होती है। तो क्या क्या इसके बेनिफिट्स क्या क्या हो सकते हैं? जैसे जनरली होता क्या है, जनरली मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन में होता है क्या है कि अगर आफ्टर रिक्रूटमेंट सिलेक्शन प्रोसेस जो भी एम्प्लॉयज़ या कैंडिडेट सेलेक्ट होते हैं, उनको क्या किया जाता है, ट्रेनिंग दी जाती है। अगर पहले से ऐसे कैंडिडेट को सिलेक्ट करें जिनको ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं, उस जो टाइम लग रहा है ट्रेनिंग में, जो कॉस्ट इन्वॉल्व हो रही है, इन्वेस्टमेंट हो रहा है, वो आप बचा सकते हैं। क्लियर हो रही मीनिंग? जैसे जनरली जितने सॉफ्टवेयर्स होते हैं या सॉफ्टवेयर कंपनीज होती हैं या फिर कोई जैसे बैंकिंग सेक्टर, उसमें भी ट्रेनिंग होती है, आईएएस पीसीएस होता है, उसमें भी ट्रेनिंग होती है। अगर आप ऐसे कैंडिडेट को सिलेक्ट करें जो ऑलरेडी वेल प्रिपेयर्ड है, वेल मेंटेन्ड है, एक्सपीरियंस्ड है, तो आपको ट्रेनिंग देने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होगी उस केस में। तो इस बात का अगर ध्यान रखा जाए तो टाइम एंड कॉस्ट को सेव किया जा सकता है। और क्या-क्या बेनिफिट्स होते हैं? पहला बेनिफिट तो यही होता है कि सिलेक्शन प्रोसेस के थ्रू अगर हम प्रॉपर्ली इंटरव्यू ले रहे हैं, हम इस चेक कर रहे हैं कि जो हम जिस एम्प्लॉय को सिलेक्ट कर रहे हैं वो हमारी कंपनी में, ऑर्गेनाइजेशन में स्टेबल रहेगा या नहीं रहेगा। ऐसा तो नहीं वो एक साल बाद जॉब छोड़ के चला जाए किसी और कंपनी में। तो इस बात का ध्यान रखना होता है एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू, क्योंकि इंटरव्यू या सिलेक्शन प्रोसेस या रिक्रूटमेंट प्रोसेस में कॉस्ट इन्वेस्ट करना पड़ता है कंपनी को। तो इससे मैंने पहले बताया होगा कि आपको ये ध्यान रखना पड़ता है एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू। अगर आप किसी कंपनी में इंटरव्यू देने जा रहे हैं, तो आप कभी ये मत बोलो कि हम ये कंपनी छोड़कर जाएँगे या किसी पर्टिकुलर कंपनी में जॉब करने का मेरा मिशन है या विज़न है,
कि ऑब्जेक्टिव मेरा ये है कि 5 साल में हम यहाँ पहुँच जाएँगे, इस कंपनी में जॉब करने लगेंगे। ये आपको अभी आंसर नहीं करना है। आपको आंसर करना है टू सैटिस्फाई दैट पर्सन, जैसे कि आपको उसी कंपनी में ही प्रोग्रेस करनी है। भले आपका प्रमोशन उसी कंपनी में हो, पर आपको रहना उसी कंपनी में, स्टेबल उसी में रहना है। आप कंपनी छोड़ के नहीं जा रहे हैं। भले आप 2 साल बाद छोड़ दो उस कंपनी को, पर आपको इंटरव्यू के टाइम ये कभी मेंशन नहीं करना है कि आप इस कंपनी को छोड़ देंगे, अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलने पर। ठीक है? तो क्या होता है कि अगर हम प्रॉपर्ली इंटरव्यू ले रहे हैं, एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू ले रहे हैं, तो आप ये चेक कर सकते हैं कि कौन सा ऐसा एप्लीकेंट है जो आपकी कंपनी में स्टेबल रहेगा, जॉब छोड़ के नहीं जाएगा, टर्नओवर नहीं होगा। तो इससे क्या हो सकता है, सिलेक्शन प्रोसेस से लेबर टर्नओवर को हम डिक्रीज कर सकते हैं, रिड्यूस लेबर टर्नओवर। सेकंड पॉइंट, नीट का मैंने ट्रेनिंग का बता ही दिया कि ट्रेनिंग अगर प्रॉपर आप कैंडिडेट्स को, स्किल्ड कैंडिडेट्स को सिलेक्ट कर रहे हैं, तो आपको ट्रेनिंग देने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है। नेक्स्ट इज सेल्फ मोटिवेशन एंड हाई मोरल। जब आपका अच्छे कैंडिडेट सिलेक्ट होकर आएंगे तो आपका भी मोरल इंक्रीज होता है, प्लस जो कैंडिडेट्स आते हैं वो ऑलरेडी मोटिवेटेड होते हैं फॉर द न्यू जॉब। तो क्या होता है उस केस में, वर्क परफॉर्मेंस होती है वो इंक्रीज हो जाती है। मोर एंड बेटर प्रोडक्शन, जब आपका मोटिवेशन हायर रहेगा, आपकी परफॉर्मेंस अच्छी रहेगी, तो उस केस में क्या होगा, प्रोडक्शन भी इंक्रीज हो जाता है। सिंपल। और भी कुछ होते हैं इसके इम्पॉर्टेंस होती है, फॉर एग्जांपल कंसिस्टेंसी, फ्लेक्सिबिलिटी, या वोकेशनल गाइडेंस, या अनबायसनेस। जिससे आपका कोई नया कैंडिडेट आएगा तो वो किसी भी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के लिए या पर्टिकुलर पर्सन के लिए बायस नहीं होगा, क्योंकि न्यूली सिलेक्टेड है। हो सकता है कि कुछ महीनों के बाद पॉलिटिक्स, जैसे जनरली ऑफिसेज में होती हैं, हर ऑफिस में पॉलिटिक्स कुछ ना कुछ होती है, तो बाद में पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हो जाए, बट जो न्यूली रिक्रूटेड होगा, न्यूली सिलेक्टेड होगा, वो किसी पॉलिटिक्स में नहीं होता है, वो किसी के लिए बायस नहीं होता है। वो अपने वर्क पर फोकस करता है कि कैसे मैं अपने बॉस या सीनियर को अपनी परफॉर्मेंस दिखा दूं, या उनको इम्प्रेस कर सकूं सिंपली। तो वो अपने काम पर ध्यान देता है, वो किसी पॉलिटिक्स में नहीं पड़ता। तो उस केस में क्या होता है, उसकी परफॉर्मेंस इंक्रीज रहती है। अगर आप प्रॉपर कैंडिडेट को या स्किल्ड कैंडिडेट को सिलेक्ट करते हैं, तो आपको वोकेशनल गाइडेंस देने की भी कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती। वोकेशनल गाइडेंस मीन्स क्या होती है? वोकेशनल गाइडेंस क्या होती है? वोकेशनल गाइडेंस क्यों, किसी को आंसर आता है? वोकेशनल गाइडेंस जैसे फॉर एग्जांपल कि हमने सॉफ्टवेयर कंपनी की बात करते हैं, कोई पर्टिकुलर लैंग्वेज यूज हो रही है सॉफ्टवेयर कंपनी में, बेसिक रिलेटेड सी यूज हो रही है। ठीक है, अब जो कैंडिडेट आया है वो उसको सी तो आती है बहुत ही, लेकिन लिमिटेड अमाउंट में सी आती है, वो इतनी प्रोग्रामिंग नहीं कर सकता अकॉर्डिंग टू कंपनी। ठीक है, तो अगर आपने ऐसे कैंडिडेट को ले लिया जिसको बेसिक आती है, ज़्यादा हायर लेवल ऑफ सी नहीं आती है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, वोकेशनल गाइडेंस देनी पड़ेगी, आपको प्रोग्रामिंग कैसे करनी, कैसे क्या वर्क करेंगे, क्या नहीं करेंगे। अगर उसी कैंडिडेट की जगह पर आप कोई एक्सपीरियंस पर्सन लेते हैं, कैंडिडेट को सिलेक्ट करते हैं जिससे ऑलरेडी ऑल टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग आती है, वो अकॉर्डिंग टू कंपनी प्रोग्रामिंग कर सकता है, तो आपको किसी भी वोकेशनल गाइडेंस की रिक्वायरमेंट नहीं होगी देने के लिए। कैंडिडेट को आपको कोई नॉलेज नहीं देनी पड़ेगी, आपको कैसे प्रोग्रामिंग करनी, क्या करना है, क्या नहीं करना है। वो ऑलरेडी कैंडिडेट इतना मैच्योर होगा या एक्सपीरियंस होगा, वो अपने अकॉर्डिंग अपना वर्क कंप्लीट कर सकता है। क्लियर हो रहा है? ये भी ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का पार्ट होता है, वोकेशनल गाइडेंस देना या ट्रेनिंग डेवलपमेंट देना। क्लियर हो रहे सारे पॉइंट सभी को? कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी को? सारे पॉइंट्स क्लियर है सबको? यस मैम। प्रॉब्लम हो तो बताओ, तो मैं रिपीट कर दूं फिर से एक बार। बहुत इजी टॉपिक्स हैं। फर्स्ट इज रिड्यूस लेबर टर्नओवर, lesser need of training, self motivation and high morale, more and better production, proper services, unbiasedness, vocational guidance। सिंपल पॉइंट्स हैं, ये आप लोग इजीली कर सकते हैं कंप्लीट। नाउ कम टू द मेन नेक्स्ट पार्ट विच इज प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन। पहले आप कैसा करते हैं, टेक्निक्स ऑफ सिलेक्शन देख लेते हैं, फिर प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन पर आ जाएंगे। कुछ टेक्निक्स होती है उसको देख लेते हैं, क्या क्या मेथड्स यूज किए जाते हैं इसके लिए, वो देख लेते हैं पहले, फिर आगे करेंगे। तो कुछ आप लोग आइडिया है क्या क्या मेथड हो सकते हैं सिलेक्शन प्रोसेस में? क्यों, आइडिया है कोई? सिलेक्शन प्रोसेस में क्या क्या मेथड्स यूज हो सकते हैं? कोई एक सिंपल कुछ याद आ रहा हो ऐसा कुछ? बाकी तो मैं बता दूंगी आप लोगों को जो भी मेथड्स होते हैं नहीं होते हैं। कोई एक ऐसा सिंपल सा कुछ आ रहा हो, एग्जाम्पल याद आ रहा हो? मैम रिटन टेस्ट। हाँ ठीक है, और कुछ? नॉट द डायरेक्ट मेथड। और किसी कुछ आता है? कुछ आइडिया आ रहा हो आप लोगों को कि हाँ ये हो सकता है? नहीं आ रहा है याद?
चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। बेसिकली 4 टेक्निक्स होती है सिलेक्शन प्रोसेस की। फर्स्ट वन इज एम्प्लॉयमेंट टेस्ट, सेकंड इज एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यूज, थर्ड इज ग्रुप डिस्कशंस, फोर्थ इज असेसमेंट टेस्ट। I further repeat that. First is employment test, second is employment interviews, third is group discussions, fourth is assessment test. Clear है सभी को इतना? Clear है सबको? यस मैम। तो नहीं करना है। Now come to the first point which is employment test. इसके भी कुछ पार्ट होते हैं। इसकी मीनिंग क्या होगी employment test की? employment test क्या होता है? Employment test means in which we measure the psychological and mental attributes of individual persons और applicants. ठीक है, इसमें हम क्या चेक करते हैं? साइकोलॉजिकल मेंटल एबिलिटी चेक करते हैं, एट्रीब्यूट चेक करते हैं एप्लीकेंट्स के। इट हेल्प्स इन प्रेडिक्टिंग व्हाट एन इंडिविजुअल विद रिस्पेक्ट द एबिलिटीज रिक्वायर्ड फॉर स्पेसिफिक जॉब्स। जिस जॉब के लिए रिक्रूटमेंट हो रहा है, प्रोसेसिंग चल रही है, उसके अकॉर्डिंग उसकी मेंटल एबिलिटी परफेक्ट है या नहीं है, कितना साइकोलॉजिकल पॉजिटिविटी है उसके अंदर, ये हम चेक करते हैं थ्रू एम्प्लॉयमेंट टेस्ट। क्या क्या मेथड हो सकते हैं एम्प्लॉयमेंट टेस्ट के? क्या क्या चेक करेंगे इसमें? First one is intelligence test. Second is aptitude test. Third is proficiency test. Fourth, achievement test or ability test. Fifth, personality test. Sixth, simulation test. Seventh, graphology test. Eighth, polygraph test. Sixth, integrity test. फिर से रिपीट कर देते हैं एक बार। इंटेलिजेंस टेस्ट, आप लोग नोट तो कर नहीं रहे होंगे, वैसे मैं नोट्स तो दूंगी ही, फिर भी सुन लो एक बार। एप्टीट्यूड टेस्ट, प्रोफिशिएंसी टेस्ट, अचीवमेंट टेस्ट और एबिलिटी टेस्ट, पर्सनैलिटी टेस्ट, सिमुलेशन टेस्ट, ग्राफोलॉजी टेस्ट, पॉलीग्राफ टेस्ट, इंटीग्रिटी टेस्ट। अच्छा, मैं ऐसा सोच रही हूँ कि मैं पीडीएफ तो दे दूंगी आप लोग को, ठीक है, बट जो मेरे पास नोट्स है, मैं आपको सोच रही हूँ उसकी पिक्स सेंड कर दूँ डायरेक्ट। कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी इसमें हैंड राइटिंग वगैरह की कुछ? नो मैम। फिर सर्च करो, सर्च करने पे ना एक पीडीएफ में सब कुछ नहीं मिलता है, मुझे लगता है ऐसा, कुछ ना कुछ पॉइंट मिसिंग होते हैं। यही मेरे पास बुक भी है, बुक का मैं सेंड कर सकती हूँ, बट बुक में भी प्रॉपर नहीं दिया गया इस बुक में, मुझे लगता है जितना दिया है। इससे अच्छा तो मेरे नोट्स बेटर है मुझे लग रहा है। तो आप लोग जो ना मेरे नोट्स में ना, जिससे मैं पीडीएफ तो दे दूंगी, ठीक है, बट नोट्स मुझे लगता है ज़्यादा बेनिफिशियल रहेंगे आप लोग के लिए। राइटिंग की थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, इतनी हैंड राइटिंग मेरी अच्छी नहीं है, तो आप लोग देख लीजिए, समझ ना आए तो बता देना मुझे, तो मैं आप लोग पीडीएफ ही कर दूंगी सेंड। फिर ओके मैम। आफ्टर क्लास में ऐसा करूंगी, रिक्रूटमेंट सेक्शन के नोट्स सेंड कर दूंगी एज अ इमेज। मैं स्कैन फाइल नहीं सेंड करूंगी, इमेज आप लोग देख लीजिएगा, उससे पढ़ लेना। फिर कोई प्रॉब्लम आए तो बता देना। जितने टॉपिक्स में मेरे पास नोट्स होंगे अवेलेबल, उतने में नोट्स एज अ इमेज सेंड कर दूंगी। राइटिंग इशू तो बता दीजिएगा बाद में मुझे, ठीक है। फर्स्ट कम टू द फर्स्ट पॉइंट विच इज इंटेलिजेंस टेस्ट। एम्प्लॉयमेंट टेस्ट की मीनिंग सभी को क्लियर है? व्हाट इज एम्प्लॉयमेंट टेस्ट? यस मैम। फर्स्ट इज इंटेलिजेंस टेस्ट। इंटेलिजेंस टेस्ट आप लोगों ने कभी दिया है? इंटेलिजेंस टेस्ट, व्हाट इज इंटेलिजेंस टेस्ट? कैसे चेक करते हैं इंटेलिजेंस टेस्ट, कैसे होता है? मैम कॉम्प्रिहेंशन से हो सकता है। अच्छा, क्या होता क्या, ये बताओ पहले आप। कॉम्प्रिहेंशन उसके बाद में होगा। मैम ये बेसिकली पर्सन के मेंटल अलर्टनेस को चेक करता है रीजनिंग वगैरह से। वो तो मैंने बता दिया, मेंटल अलर्टनेस या साइकोलॉजिकल टेस्ट होता है। आप लोग को पता है सब कुछ। इसका एक्चुअल वर्ड क्या यूज करते हैं इंटेलिजेंस टेस्ट के लिए? सबको पता होगा, बहुत जनरल टर्म है। यहाँ पे इंटेलिजेंस टेस्ट बोला जा रहा है, बट इसका बहुत जनरल टर्म है इसके लिए। आईक्यू लेवल। हाँ, आईक्यू लेवल। इंटेलिजेंस टेस्ट क्या होता है? कुछ नहीं होता, सिर्फ आईक्यू लेवल चेक करते हैं इसमें। क्या फॉर्मूला यूज होता है आईक्यू लेवल के लिए? हम ये तो नहीं पता। नहीं पता? आप लोग कभी आईक्यू टेस्ट दिया है या नहीं दिया आईक्यू टेस्ट? कभी स्कूल में हुआ हो? आईक्यू टेस्ट होते हैं जनरली स्कूल्स में। किसी ने भी, किसी के स्कूल में नहीं हुआ आईक्यू टेस्ट? सारे कानपुर वाले आप लोग? सारे लोकल हैं? कोई आउटसाइडर भी है? किसी के स्कूल में आईक्यू टेस्ट नहीं कराया गया आज तक? अच्छी बात है। चलिए, ऐसे होता है, आईक्यू टेस्ट स्कूल्स में परफॉर्म कराए जाते हैं। कुछ नहीं होता इसमें, जैसे आपने बताया कॉम्प्रिहेंशन होता है, या फिर इसमें डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन के थ्रू टेस्ट करते हैं, क्योंकि हम लोग स्कूल में तो हुआ था, मुझे याद है, इसलिए मैंने पूछा आप लोगों से। फॉर्मूला सिंपल होता है, मेंटल एज डिवाइडेड बाई एक्चुअल एज इनटू 100। ठीक है, सिंपल सा फॉर्मूला होता है इसका, मेंटल एज डिवाइडेड बाई एक्चुअल एज
इंटू 100। क्लियर है सबको फॉर्मूला? मेंटल एज डिवाइडेड बाई एक्चुअल एज इंटू 100, कि आपकी एज के अकॉर्डिंग आपकी मेंटल एज कितनी है, ये चेक करते हैं। क्लियर हुआ? इट इज अ मेंटल एबिलिटी टेस्ट। इट जजेस मेंटल एबिलिटी ऑफ एप्लीकेंट्स टू डिटरमाइन देयर स्किल्स। क्लियर सभी को? आईक्यू टेस्ट, इंटेलिजेंस टेस्ट सभी को क्लियर है? चलिए ठीक है। सेकंड इज एप्टीट्यूड टेस्ट। एप्टीट्यूड टेस्ट कैसे होगा? क्या चेक करेंगे इसमें? क्या होता है एप्टीट्यूड टेस्ट? एप्टीट्यूड टेस्ट में बेसिकली हम लोग ये टेस्ट करते हैं कि नई स्किल्स सामने वाला पर्सन कितनी जल्दी अडॉप्ट कर सकता है, कितनी जल्दी उन्हें समझ सकता है। ठीक। बताइए आपने एप्टीट्यूड टेस्ट की चेक करते हैं कि कितना वो अडॉप्ट कर ले रहा है, प्लस उसकी जो जॉब के अकॉर्डिंग स्किल रिक्वायरमेंट है उसके अंदर है या नहीं है। ठीक है, ये भी चेक करेंगे। दोनों पॉइंट्स होंगे कि जॉब के अकॉर्डिंग स्किल है नहीं है, प्लस कितने जल्दी अडॉप्ट कर ले रहा है न्यू स्किल्स को, या कितने जल्दी डेवलपमेंट कर ले रहा है, ग्रोथ कर ले रहा है। ठीक है। थर्ड इज प्रोफिशिएंसी टेस्ट और परफॉर्मेंस टेस्ट और ऑक्यूपेशनल टेस्ट। बताइए किसे पता है? निष्ठा आप आंसर नहीं करें, कोई और बताइए। अब निष्ठा का आंसर हो चुका जितने होने थे। व्हाट इज प्रोफिशिएंसी टेस्ट? सचिन, व्हाट इज प्रोफिशिएंसी टेस्ट? आप लोग इतना इजी टॉपिक चल रहा है उसमें आंसर आप लोग को नहीं आ रहा है, क्या बात है? प्रोफिशिएंसी की मीनिंग क्या होती है? अच्छा ना बता दो अमित। हाँ मैडम, पर्टिकुलर सब्जेक्ट में जो है स्किल चेकिंग होती है, कितना प्रोफिशिएंट है पर्सन, ये देखा जाएगा। हाँ, बस इतनी मीनिंग है, कुछ है ही नहीं इसमें एक्स्ट्रा। कितना आपको एक्सपीरियंस अपने फील्ड का है, कितनी नॉलेज है, क्या स्किल आप एक्वायर कर रहे हैं। अगर एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है फॉर पर्टिकुलर जॉब तो मैं एक्सपीरियंस चेक करेंगे कितना उससे आता है, कितने सालों का। जैसे पर्टिकुलर जॉब्स में होता है 5 years एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड ऑफ प्रोग्रामिंग, ये 5 years एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड फॉर टीचिंग, कुछ भी ऐसा हो सकता है। तो इसमें चेक करते हैं कितना एक्सपीरियंस उसके पास है काम करने का, या कितनी स्किल्स है उसके पास, वो चेक करते हैं प्रोफिशिएंसी टेस्ट में, परफॉर्मेंस में। नेक्स्ट इज अचीवमेंट टेस्ट और एबिलिटी टेस्ट। अचीवमेंट में क्या होगा? अचीवमेंट और एबिलिटी टेस्ट की मीनिंग क्या होगी? इशिता, 2 मिनट को अमित। इशिता, यस मैम। सही है मैम, अचीवमेंट में लोग ने जो जो अचीव किया होगा अपने कैरियर में। अच्छा, और कुछ नहीं होगा? Achievement test is a test of developed skills and knowledge. और कुछ मीनिंग? मैम मैं आंसर करूँ? हाँ बताइए। मैम बेसिकली इसमें एप्लीकेंट की जो भी स्किल्स हैं किसी भी एक पर्टिकुलर ट्रेड या ऑक्यूपेशन में, हम उसको टेस्ट करते हैं, मेजर करते हैं उसको। इसमें 2 बार ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, एप्टीट्यूड टेस्ट में भी हो चुका है, प्रोफिशिएंसी टेस्ट में भी डिस्कस हो चुका है स्किल्स। अब इसमें कैसे क्या करेंगे अचीवमेंट टेस्ट में? मैडम, अचीवमेंट और एबिलिटी में वो ये देखा जाएगा कि आपकी जो रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन मांगी गई हैं वो हाँ। कितनी आप फुलफिल करते हैं। दूसरा, आपने अपने प्रीवियस जॉब्स में रहते हुए या क्वालिफिकेशंस करते हुए क्या क्या अचीव किया है, एक्स्ट्रा करिकुलर, ये सब देखा जाएगा। ठीक है, लिखा है अचीवमेंट टेस्ट, बस ऐसा इसमें नहीं होगा। इसमें हम ये चेक करेंगे कि किसी पर्टिकुलर एम्प्लॉय की या कैंडिडेट की एफिशिएंसी कितनी है, कितना एक्यूरेटली वो वर्क परफॉर्म कर पा रहा है। ये हम चेक करते हैं इन केस ऑफ अचीवमेंट टेस्ट और एबिलिटी टेस्ट। क्लियर हो गया सभी को? एफिशिएंसी कितना है, कितनी एफिशिएंटली या प्रॉपर्ली एक्यूरेटली वो वर्क परफॉर्म कर पा रहा है, ये हम चेक करते हैं अचीवमेंट टेस्ट में या एबिलिटी टेस्ट में। अब क्लियर हुआ सभी को? क्लियर है सबको? प्रॉब्लम? ठीक है। नेक्स्ट इज पर्सनैलिटी टेस्ट। अब इसमें क्या चेक करेंगे? ये तो बहुत ही इजी है। मैम टेम्परामेंट एंड इमोशनल मेकअप ऑफ अ पर्सन। एनीथिंग एल्स? मैम बिहेवियर, हम थिंकिंग। फिजिकली फिट होना चाहिए। ठीक है, और? हम फिजिकली फिट होना चाहिए। ये भी कर सकते हैं। उसमें ये और भी क्या होगा?
आपके सामने चलिए कोई आप इंटरव्यू है, आपको एप्लीकेंट आ रहा है, तो आप कैसे चेक करेंगे पर्सनैलिटी, कैसे चेक करेंगे उसकी? हम उसको मैच्योरिटी लेवल देख कैसे के चेक, वो सब ठीक है, मैच्योरिटी चेक करेंगे, जो कैसे आप चेक करेंगे मैच्योर है या नहीं है? आपने मैच्योरिटी बोली, कैसे चेक करोगे मैच्योर है या नहीं है? मैम उसकी थिंकिंग को देख के। इनकी वो सब तो बात की बात बेटा हो गई ना, वो सब चीजें बात हो गई। कैसे कोई एप्लीकेंट आया, कैसे आप चेक करेंगे कि पर्सनैलिटी कैसी है उसकी? कहाँ से जजमेंट स्टार्ट हो जाता है एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू? द वे ऑफ स्पीकिंग। मैम बॉडी लैंग्वेज। जब वो आएगा एप्लीकेंट तब तो बात करेगा ना, पहले तो बात कर ही नहीं रहा। देखो कोई आप किसी रूम में इंटरव्यू होता है, जैसे आपने एंट्री ली एट दैट टाइम आपका इंटरव्यू स्टार्ट हो चुका है। जैसे आपने डोर ओपन किया या आपने मे आई कम इन या जो भी बोला आपने, वहां से आपका इंटरव्यू स्टार्ट हो चुका है। वहीं से आपकी पर्सनैलिटी टेस्ट होना स्टार्ट हो चुका है। आपने भी आपसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछे गया ना, आपने कोई आंसर दिया, बस आपने जैसे एंट्री ली आपका इंटरव्यू वहीं से स्टार्ट हो गया है। आपका पर्सनैलिटी टेस्ट सब कुछ स्टार्ट हो चुका है। क्लियर हो रहा है कुछ? यस मैम। क्या आपके फ्यूचर इंटरव्यूज के लिए बेनिफिट है, बता रही हूँ मैं आपको जो पॉइंट्स। कि आप किसी भी रूम में एंटर कर रहे हैं फॉर द इंटरव्यू, आपका इंटरव्यू वहीं से स्टार्ट है, एंटर करने के टाइम से ही। आप कोई आंसर कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, या कुछ नहीं बोला आपने, तो भी आपका इंटरव्यू स्टार्ट हो चुका है। आपकी पर्सनैलिटी, आपका जेस्चर, पोस्चर, जो भी आपने बोला, बोलने से पता लग जाएगा कि आप कॉन्फिडेंट है नहीं है। आपने बोला मे आई कम इन सर, मे आई कम इन मैम, वहीं से कॉन्फिडेंस दिख जाएगा कि हाँ ये पर्सन कॉन्फिडेंट है या नहीं है। या आपके चलने का तरीका कैसा है। अभी इंटरव्यू स्टार्ट, आपने आपसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछे गए, कोई क्वेरी नहीं की गई, बट आपने जैसे एंट्री ली, आपके चलने का तरीका, आपके बोलने का तरीका कैसा क्या है, वहीं से आपका इंटरव्यू स्टार्ट हो चुका है। या आपने पूछा बैठने के लिए वहां, या आई सिट, या इंटरव्यू ने बोला यू कैन सिट हियर, तो दोनों ही केसेस में आप बैठ कैसे रहे हैं। आप एकदम स्ट्रेट बैठ रहे हैं, या लीन होकर बैठ रहे हैं, या एकदम टेक लेकर बैठ रहे हैं चेयर पर, तो तीनों में डिफरेंस है। तीनों में आपके मार्क्स डिफरेंट हो जाएंगे। या आपका अगर कोई टेबल, आपने हाथ अपने टेबल पर रखा हुआ है, या आपने चेयर पर ही हैंड रखे हुए दोनों, या बार बार अपने हाथ को आप यूज कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, फेस पर हाथ जा रहा है, सारे सबसे पर्सनैलिटी चेक हो जाती है। या आप कितना फोकस कर पा रहे हैं, आपका आई कांटेक्ट कितना है इंटरव्यूअर से, ये सारे किस में हो जाएंगे, पर्सनैलिटी टेस्ट में आ जाएंगे। ठीक है, क्लियर हो रही मीनिंग? आई कांटेक्ट कितना कर पा रहे हैं आप, कंटिन्यूअस नहीं देख सकते किसी इंटरव्यू की तरफ, बट आई कांटेक्ट इंपॉर्टेंट फॉर इंटरव्यू। कंटिन्यूअस आपको नहीं देखना है, बट आप ऐसा भी नहीं कर सकते कि आप नीचे फेस किए हुए आप देख ही नहीं रहे किसी को, इट मींस आप यू हैव नो कॉन्फिडेंस। फेस आपको करना सभी को है, बट आप कंटिन्यूअस आई कांटेक्ट नहीं मेंटेन कर सकते, फिर वो ओवर कॉन्फिडेंस आ जाता है कि आप उनको घूर रहे हैं, एकदम ओवर कॉन्फिडेंट है, जो पूछना चाहो पूछ लो, हम सबके आंसर कर देंगे, ये हो जाएगा केस। देखना सभी की तरफ है, 2 इंटरव्यू है, 3 इंटरव्यू, जितने भी हैं इंटरव्यूअर, सबको सबसे आई कांटेक्ट मेंटेन करना है, बट आप कंटिन्यूअस नहीं देख सकते, ये आपको याद रखना है। आपने हैंड का कितना मूवमेंट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं, आप बोलते टाइम कितना वॉइस आपकी ब्रेक हो रही, क्या हो रहा है, ये आपका वॉइस मॉड्यूलेशन कितना है। वॉइस मॉड्यूलेशन क्लियर होगा ना सभी को? मॉड्यूलेशन क्या होता है? यस मैम। हो रही वॉइस के बोलने का तरीका कितना हाई पिच हो रहा है आपका, वो वॉइस मॉड्यूलेशन हो जाता है। ये सारे किस में आते हैं, पर्सनैलिटी टेस्ट में आते हैं। आप लोग ध्यान रखिएगा, ऐसा तो है नहीं कभी कोई इंटरव्यू नहीं देना आपको लाइफ में, अभी तो स्टार्टिंग पॉइंट है करियर का आपका, तो ये सब पॉइंट्स याद रखिए कि आपके एंट्री के टाइम ही आपका इंटरव्यू स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, पॉइंट हमेशा याद रखना। चलिए कम टू द टॉपिक विच इज पर्सनैलिटी टेस्ट। जनरली देयर आर 3 टाइप्स ऑफ पर्सनैलिटी टेस्ट। फर्स्ट वन इज ऑब्जेक्टिव टेस्ट। इसमें क्या चेक करते हैं, सेल्फ कॉन्फिडेंस चेक किया जाता है एप्लीकेंट्स का, प्लस सेल्फ सफिशिएंसी। ठीक है। सेकंड इज पर्सनैलिटी टेस्ट। इसमें क्या होता है, जनरली मोटिव्स पर्सनैलिटी चेक करते हैं किसी भी एप्लीकेंट्स की। थर्ड इज सिचुएशन टेस्ट। इट मेजर्स कैंडिडेट्स रिएक्शन व्हेन ही इज प्लेस्ड इन अ पिक्यूलियर सिचुएशन। जैसे इंटरव्यू के टाइम क्या होता है कि आपको कोई सिचुएशन दी गई है इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चन, तो आप उसे कैसे हैंडल करेंगे। इसका कोई एग्जाम्पल बताएगा, सिचुएशन को हैंडल करने वाला कोई एग्जाम्पल बताएगा, कोई क्वेश्चन ऐसा सिचुएशनल क्वेश्चन फॉर एप्लीकेंट? नहीं पता है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, फिर मैं बताऊँ, टाइम जाएगा थोड़ा 2 मिनट फिर उसमें। जैसे मान लीजिए कोई आपसे क्वेश्चन, चलिए यूपीपीसीएस सब ले लेते हैं इंटरव्यू फॉर एग्जांपल, कि मान लीजिए आप एसडीएम के, या सब पता होगा ना, एसडीएम बनते हैं, डीएम बनते हैं, सब कुछ होता है उसमें, या फिर चलिए इसी का ले लेते हैं,
पूछा गया कोई क्वेश्चन है, कोई पर्टिकुलर पीसेस जॉब के लिए है, तो पूछा गया किसी कैंडिडेट से कि अगर कहीं आप गए हैं, विजिट पर गए हैं, राउंड पर गए हैं, या शॉप कीपर्स को चेक कर रहे हैं कि वो कोई ब्लैक मनी वाला काम तो नहीं कर रहे, सब चेक करने गए हैं, आप पर लोगों ने, भीड़ ने हमला कर दिया, तो आप क्या करेंगे? सिचुएशन हुई ना ये चीज, तो हुई सिचुएशन ये। क्या मान लीजिए आपके यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार हैं, वीसी हैं, या फिर असिस्टेंट रजिस्ट्रार पोस्ट सारी पता होंगी आप लोगों को, क्या कौन कौन वर्क करता है। तो अब स्टूडेंट ने आपके अगेंस्ट कोई स्ट्राइक कर दी, तो उस केस में आप क्या करेंगे? सिचुएशन हुई ये भी। क्लियर हो रहा है एग्जाम्पल मेरा? Yes, madam. क्लियर हो रहे हैं एग्जाम्पल्स? Yes, किसी yes. को दी गई, या आपको, जैसे आप किसी कंपनी में इंटरव्यू देने गए हैं, तो आपसे पूछ लिया गया कि अगर आपकी फॉर फाइनेंशियल डिपार्टमेंट ले लेते हैं, चलिए ठीक है, तो अगर आपकी कंपनी के शेयर डिक्रीज कर रहे हैं, उनका प्राइस डिक्रीज कर रहा है, तो उसके साथ आप क्या करेंगे? या आपकी जो कंपनी है उसकी ब्रांड वैल्यू डिक्रीज हो रही है, उसके साथ आप क्या करेंगे? बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं सिचुएशनल, तो सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपका आंसर क्या होगा, ये चेक किया जाता है इन द टाइप ऑफ पर्सनैलिटी टेस्ट, केस ऑफ पर्सनैलिटी टेस्ट। क्लियर हो रहा है सभी को इतना? यस मैम। ठीक है, कम टू द नेक्स्ट पॉइंट विच इज प्रोडक्टिविटी टेस्ट। इसमें क्या होगा प्रोडक्टिविटी टेस्ट में? मैडम इसमें तो जो इंटरव्यू लेने वाले लोग हैं एचआर डिपार्टमेंट के, वो ये टेस्ट करेंगे कि आप हमारी कंपनी या फर्म में अगर काम करते हैं कैसे बेनिफिशियल हैं, कितना प्रोडक्टिव हैं। बेनिफिशियल भी हो जाएगा, प्लस इसमें आप प्रॉब्लम्स अगर कोई आ रही कंपनी में तो उसे कैसे हैंडल करेंगे, सप्लाई डिमांड मैनेज करना या अदर सिचुएशन आनी कैसे मैनेज करेंगे, सब इसमें आ जाते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट इज सिमुलेशन टेस्ट। सिमुलेशन टेस्ट में क्या होगा? सिमुलेशन क्या चीज़ है? मैम किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन में आप कैसे रिएक्ट कर रहे हैं? ये हो सकते हैं, और कुछ ऐड ऑन कर सकते हैं आप, वो तो पर्सनैलिटी में भी आ जाएगा ना कि कैसे डिमांड रिएक्ट कर रहे हैं आप। जनरली सिमुलेशन टेस्ट आपका मैनेजरियल लेवल जॉब्स के लिए होता है, तो उस लेवल पे उस प्रॉब्लम को उस लेवल पे जो भी सिचुएशन करो उसे आप कैसे हैंडल करेंगे, ठीक है, होगा हैंडलिंग वाला ही केस में भी। जनरली सिमुलेशन क्या होता है कि प्रैक्टिकल एग्जांपल बेस्ड होता है, सिचुएशन के अकॉर्डिंग होता है, केस स्टडी टाइप होता है, बट किस लेवल पर होगा? मैनेजरियल लेवल पर होगा, इससे बिलो लेवल पर सिमुलेशन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है। क्लियर है सभी को इतना? नेक्स्ट इज ग्राफोलॉजी टेस्ट। ग्राफोलॉजी क्या होता है? स्टडी ऑफ ग्राफ्स। ग्राफ्स, एनीथिंग एल्स? ग्राफोलॉजी टेस्ट सिंपल है, इसमें आपको जैसे मान लीजिए जनरली से आपने मान लीजिए कोई इंटरव्यू देने जा रहे हैं, आपसे एक बोर्ड बनाया है, आपसे कुछ लिखने के लिए कहा जा रहा है, या आपसे कोई फॉर्म भरवाया जा रहा है, फिल कराया जा रहा है, उसमें होता क्या है, चेक करते हैं लोग, हैंड राइटिंग चेक करते हैं कि कैंडिडेट की हैंड राइटिंग क्या है, उससे भी सक्सेस एंड फेल्योर रेट चेक कर सकते हैं कि ये पर्टिकुलर एप्लीकेंट लाइफ में कितना सक्सेसफुल रह सकता है या कितना फेल्योर रहेगा। ठीक है, जनरली हर कंपनी में ऐसा नहीं होता है, बट मोस्ट ऑफ द कंपनी में ये काम होता है। सक्सेस रेट आपकी हैंडराइटिंग से, कॉन्फिडेंस रेट आपकी हैंडराइटिंग से चेक किया जा सकता है कि आप कितना कॉन्फिडेंट है, कितनी सक्सेस रेट है आपकी इन द फ्यूचर। क्लियर हो रहा है? सब में ये नहीं होता काम, लेकिन कुछ कंपनी से अभी भी होता है काम। जैसे जनरली टीचिंग में भी लिखा के दिखाता है कि आपको इतना क्या आ रहा है, कितना कॉन्फिडेंट है पढ़ाने के लिए आप, या पीएचडी एंट्रेंसेस होते हैं उसमें भी आपको होता है कि बोर्ड टेस्ट कराया जाता है, या जनरली आप नेट पे सर्च करिए इंटरव्यूज, बहुत सारे इंटरव्यूज होते हैं, उस केस में भी आपको बोर्ड में कंपनीज में भी ये काम कराया जाता है कि आपसे लिखवा के देखा जाएगा कि आप कैसे लिख रहे हैं, कितना कॉन्फिडेंट है, या आपकी हैंड राइटिंग से चेक कर सकते हैं कितनी आपकी सक्सेस रेट रहेगी इन द फ्यूचर, उसके अकॉर्डिंग भी सिलेक्शन किया जाता है। नेक्स्ट इज पॉलीग्राफ टेस्ट। व्हाट इज पॉलीग्राफ टेस्ट? ये बहुत कॉमन टेस्ट है, पॉलीग्राफ टेस्ट सबको पता है, बट आपको किसी अदर नेम से पता होगा सबको। व्हाट इज पॉलीग्राफ टेस्ट? बहुत ही इजी बेटा, बताओ जल्दी से क्या होगा पॉलीग्राफ टेस्ट? मैम लाइट डिटेक्टर टेस्ट। हाँ, लाइट डिटेक्टर टेस्ट आ जाएगा पॉलीग्राफ में। सिंपल है, आपके मशीन के थ्रू, कंप्यूटर के थ्रू चेक किया जाएगा कि जो इन्फॉर्मेशन एप्लीकेंट ने दी वो राइट इन्फॉर्मेशन है या नहीं है। ये भी बहुत कंपनीज में, ऑर्गेनाइजेशंस में यूज होता है। आप इसको सेकंड फॉर्म में चेक कर सकते हैं कि आपके जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वाला पॉइंट होता है वो आपका पॉलीग्राफ मान लिया जाएगा, बट इसमें जो मेंशन किया गया है वो वर्बल किया गया है, वहाँ वो नॉन वर्बल होता है
जनरली ऑर्गेनाइजेशन में क्या किया जाता है कि जो आप डॉक्यूमेंट सबमिट कर रहे हैं कि आप हाई स्कूल पास है, इंटर पास है, बीबीए किया, बीकॉम किया, बीटेक किया, जो भी किया आपने, वो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाता है फ्रॉम देयर यूनिवर्सिटी और कॉलेज। बट इसमें वर्बल चेकिंग की बात हुई तो वो कंप्यूटर्स के थ्रू, सॉफ्टवेयर के थ्रू होता है, ठीक है। नेक्स्ट इज इंटीग्रिटी टेस्ट। इंटीग्रिटी तो सबको नहीं पता होगी, इंटीग्रिटी की मीनिंग क्या होती है। व्हाट इज इंटीग्रिटी? क्या होगी इंटीग्रिटी? मैम लोगों से कम्युनिकेट करके उनको एक एक ग्रुप में कैसे करते हैं। नहीं, सॉरी मैंने ध्यान नहीं दिया। हाँ, गलत था बेटा। कौन, कोई और आंसर करेगा? रॉन्ग आंसर है। इंटीग्रिटी की मीनिंग क्या होती है, इतना बता दो आप मुझे बस। मैम वो सामने वाला पर्सन कितना ऑनेस्ट है, इस टाइप से। हाँ, ऑनेस्टी चेक करेंगे इसमें कि और कितना ऑनेस्ट आंसर दे रहा है, वो तो पता लग जाएगा आपकी बातों से। अगर कोई इंटरव्यू ऑलरेडी एक्सपीरियंस होते हैं, वो समझ जाते हैं कितना ये सामने वाला झूठ बोल रहा है, कितना सच बोल रहा है। एक हर चीज का लेवल होता है ना, झूठ का भी एक लेवल होता है, कितने लेवल तक आप झूठ बोल सकते हैं, कितने लेवल तक सच बोल सकते हैं, तो वो चेक हो जाता है एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू। नेक्स्ट इज आपका नेक्स्ट पार्ट आता है एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू का। इंटरव्यू कितने टाइप्स हो सकते हैं, कैसे इंटरव्यू होता है। ओरल, सिंपल पता होगा, ओरल इंटरव्यूज होते हैं। ये ऑब्जर्वेशनल होते हैं कि आप बैठे हैं। अच्छा, जिससे आप लोग देखते होंगे कि कई क्या आजकल सीसीटीवी यूज किया जाता है, मोस्ट ऑफ द केसेस में सीसीटीवी होते हैं ऑफिस में, होते हैं ना, इतना पता होगा। तो कभी कभी ऐसा होता है कि आप वेटिंग रूम में बैठे हैं फॉर इंटरव्यू, तो आपका इंटरव्यू हो सकता है वहां से स्टार्ट हो गया हो, कोई आपको चेक करा थ्रू सीसीटीवी क्या आपकी क्या मूवमेंट है, क्या एक्टिविटीज है एट द वेटिंग प्लेस। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि आप वेटिंग एरिया में बैठे हुए हैं, सीसीटीवी अगर वहां लगा हुआ है, आपको पता है सीसीटीवी है, तो आपने एक्टिविटीज को थोड़ा सा मेंटेन करके चले कि आप इंटरव्यू ऐसा ना हो कि आपको इंटरव्यू देने ही ना दिया जाए वहां पर। ऐसी एक्टिविटीज ना करें कि उससे आपका इंटरव्यू इफेक्ट कर जाए। हो सकता है आपको वहीं से मॉनिटर किया जा रहा हो, ऑब्जर्व किया जा रहा हो, तो जो ऑब्जर्व करने का पार्ट होता है वो भी इंटरव्यू में आता है, ऑब्जर्वेशन इंटरव्यू। क्लियर हो रहा है मीनिंग क्या बता रही हूँ आप लोग को, कि सीसीटीवी से भी इंटरव्यू हो सकता है आपका। हो सकता है कोई आपको ऑब्जर्व कर रहा हो, इंटरव्यू ऑब्जर्व कर रहा हो कि इसकी एक्टिविटीज क्या है, या ये इसका इंटरव्यू लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, ठीक है। तो ये भी इस केस में आ जाता है। नेक्स्ट आपका आता है, इसके अच्छा कुछ पार्ट्स होते हैं इंटरव्यू के भी, जैसे टाइप्स होते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल प्रीलिमिनरी इंटरव्यू, कोर इंटरव्यूज, दो या डायरेक्टिव इंटरव्यू, नॉन डायरेक्टिव इंटरव्यू। कोर इंटरव्यू में क्या होगा, आपका सब्जेक्ट रिलेटिव नॉलेज चेक की जाती है, सब्जेक्ट की कितनी इसको नॉलेज है। प्रीलिमिनरी इंटरव्यू क्या होता है, बेसिक इन्फॉर्मेशन, इंट्रोडक्शन, ये सब चेक किया जाता है, बैकग्राउंड क्या है एप्लीकेंट का, ये सब चेक करते हैं। डायरेक्टिव इंटरव्यू इसमें आपका क्या करते हैं, नेचर, या आप पर्टिकुलर जॉब के लिए आपका इंटरेस्ट है या नहीं है, ये आप चेक करते हैं डायरेक्टिव इंटरव्यू में। नॉन डायरेक्टिव में क्या होगा, जनरल अवेयरनेस चेक करते हैं कि जनरल अवेयरनेस कितना है, कैंडिडेट को जनरल नॉलेज है या नहीं है, ये चेक करते हैं। और भी डिफरेंट टाइप से इंटरव्यू होते हैं, तो मैं नोट्स दे दूंगी, उससे पढ़ लेना, इसको डिस्कस करने का कोई फायदा नहीं है यहाँ पर। अगर आप चाहो तो डिस्कस कर दूँ, बताओ फिर। इससे आपका सिंगल इंटरव्यू रहेगा उसके। बोर्ड इंटरव्यू, इसमें पैनल रहेगा इंटरव्यू लेने के लिए। सिंगल कैंडिडेट इंटरव्यू, कभी कभी क्या होता है, दो तीन लोग को बैठा लेते हैं, उससे इंटरव्यू लेते हैं, तो पैनल इंटरव्यू हो जाएगा। इसमें अगर सिंगल को बैठा के ले रहे हैं तो आपका सिंगल इंटरव्यू हो जाएगा। और बहुत सारे टाइप्स के इंटरव्यू होते हैं, बहुत ज़्यादा टाइप्स होते हैं, तो इतना नहीं आएगा मुझे लगता है एग्जाम में। फिर भी मैं पीडीएफ का सेंड कर दूंगी, इतना रिक्वायरमेंट होती नहीं है इसकी, क्योंकि इंटरव्यू की टाइप्स की कोई लिमिट नहीं होती, बहुत सारे इंटरव्यूज होते हैं। जितना आप पढ़ते हो उतने इंटरव्यू टाइप्स निकलते जाएंगे, कोई लिमिट नहीं है टाइप्स की इसकी। नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन। क्या क्या प्रोसेस होगी सिलेक्शन की? क्या प्रोसेस होगी सिलेक्शन की, क्या स्टेप्स होंगे? पहले एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे। हाँ, और फॉर्म भरेंगे, बताइए क्या होगा, इससे क्या क्या स्टेप होंगे? फॉर्म भरेंगे, देन स्क्रीनिंग होगी, शॉर्ट लिस्टेड होंगे, हाँ, देन जॉब इंटरव्यू के लिए बुलाए जाएंगे। हम पहले सिलेक्शन टेस्ट होंगे। देखिए, स्क्रीनिंग का पार्ट आपका रिक्रूटमेंट का पार्ट होता है, स्क्रीनिंग सिलेक्शन के केस में नहीं आती है, ठीक है।
मैंने बताया था इस रिक्रूटमेंट में स्क्रीनिंग तक का पार्ट आता है, कंप्लीट होता है स्क्रीनिंग करने का। उसके आगे के जो पॉइंट्स होंगे वो होंगे सिलेक्शन में। अब बताओ, अब आंसर करो आप लोग। मैंने थोड़ा बता दिया आप लोगों को। क्या होगा? स्क्रीनिंग तक का पार्ट तो रिक्रूटमेंट में आ जाएगा, उसके आगे के स्टेप इसमें आएंगे। क्या क्या होंगे स्टेप? मैम पहले इंटरनल स्क्रीनिंग होगी, फिर मैम एप्लीकेशन होगा, मैम फॉर्म एप्लीकेशन होगा, एम्प्लॉयमेंट टेस्ट होगा, जॉब इंटरव्यू। और मैम मेडिकल चेकअप होगा। और क्या हो सकता है? चेकिंग रेफरेंसेस और बैकग्राउंड, फिर और फाइनल अप्रूवल। मैम इसके बाद फाइनल सेलेक्शन। आपने बहुत मोस्ट ऑफ द पॉइंट्स बता दिए, बट उसको सीरियल वाइज कैसे अरेंज करना है ये भी चेक करेंगे ना। तो जो आपकी स्क्रीनिंग का पार्ट होता है रिक्रूटमेंट में आता है, उसके आगे के स्टेप्स होते हैं वो सिलेक्शन में आते हैं। इतना क्लियर कर लीजिए पहले, ठीक है। अब क्या होगा? फर्स्ट स्टेप इसका क्या होगा? प्रीलिमिनरी इंटरव्यू। सेकेंड स्टेप इज सिलेक्शन टेस्ट। थर्ड इज एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू। फोर्थ इज चेकिंग रेफरेंसेस। ऐसा नहीं कि जो मैं स्टेप बता रही हूँ हर ऑर्गेनाइजेशन में फॉलो हो या हर कंपनी में फॉलो हो, कोई जरूरी नहीं है। कुछ स्टेप फॉलो हो या हो सकता है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट हो जाए, कुछ ना टेस्ट कराया जाए, आपका कुछ भी हो सकता है। बट जो स्टेप होते हैं वो बता दे रही हूँ आप लोगों को फिलहाल। एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू, देन क्या होगा? चेकिंग रेफरेंसेस, देन सिलेक्शन डिसीजन, देन फिजिकल एग्जामिनेशन, देन जॉब ऑफर, देन एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट, देन इवेल्युएशन। ये आपके सारे स्टेप होंगे। सिलेक्शन के बाद भी स्टेप होते हैं कुछ, फिर से रिपीट कर दे रही हूँ मैं। वो टोटल आपके 9 स्टेप्स हैं इसके। फर्स्ट इज प्रीलिमिनरी इंटरव्यू, सेकंड इज सिलेक्शन टेस्ट, थर्ड इज एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू, फोर्थ इज चेकिंग रेफरेंसेस, फिफ्थ इज सिलेक्शन डिसीजन, सिक्स्थ इज फिजिकल एग्जामिनेशन, सेवेंथ जॉब ऑफर, एट्थ एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट, नाइन्थ इवेल्युएशन। क्लियर है सभी को? इतना क्लियर है सबको? इतना इतना बताया मैंने भी आपको। क्लियर है सबको? देखिए फर्स्ट पार्ट क्या होता है? प्रीलिमिनरी इंटरव्यू। अब इसमें क्या होगा प्रीलिमिनरी इंटरव्यू में? प्रीलिमिनरी में सिंपल, जैसे आपने स्क्रीनिंग बोला था, स्क्रीनिंग जैसा ही होता है मान सकते हैं, बट नॉट स्क्रीनिंग। इसमें आप जब इंटरव्यू देने जाती है तो आपके डॉक्यूमेंट चेक किए जाते हैं कि आप जो लाए वो ओरिजिनल है नहीं है, या आपके डॉक्यूमेंट जितने रिक्वायर्ड है उतने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आप लेकर आए हैं नहीं है, कोई डॉक्यूमेंट मिसिंग है नहीं है, सब चेक करते हैं बस इतना। और स्क्रीनिंग वाला पार्ट वो अलग होता है, उसमें तो वेरिफिकेशन किया जाता है, सब कुछ होता है कि ये जो एप्लीकेंट है वो उसने जो, मान लीजिए आपको किसी जॉब के लिए फर्स्ट डिवीजन की रिक्वायरमेंट है, तो फर्स्ट डिवीजन है या नहीं ये चेक करेंगे इन द फॉर्म चेक करते हैं। बट इसमें क्या होगा प्रीलिमिनरी इंटरव्यू में कि आपके डॉक्यूमेंट्स चेक करेंगे कि आप सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर आए या नहीं लाए हैं, या कोई फीस सबमिट होनी है, फीस आपने सबमिट की है नहीं की है, ये सब चेक करते हैं एट द टाइम ऑफ प्रीलिमिनरी इंटरव्यू। क्लियर है सबको इतना? यस मैम। सेकंड में क्या होगा? सिलेक्शन टेस्ट और एम्प्लॉयमेंट टेस्ट। अब इसमें क्या होगा? एम्प्लॉयमेंट टेस्ट में वही आपका सेम जो आपके इंटरेस्ट टेस्ट होते हैं, एप्टीट्यूड टेस्ट होते हैं, या पर्सनैलिटी टेस्ट होते हैं, अचीवमेंट टेस्ट, जितने टेस्ट होते हैं सिलेक्शन प्रोसेस के, वो सारे टेस्ट इस केस में होंगे। क्लियर है सबको? सेकंड जितने मैंने बताया सिलेक्शन टेस्ट वो सारे इसमें इंक्लूड होते हैं। नेक्स्ट आपका होता है एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू। अब टेस्ट में जो पास हो जाएगा उसका क्या किया जाएगा? इंटरव्यू लिया जाएगा। सिंपल है। इंटरव्यू के डिफरेंट टाइप्स होते हैं, अकॉर्डिंग टू जॉब रिक्वायरमेंट इंटरव्यू कंडक्ट किए जाएंगे कि कैसा इंटरव्यू रिक्वायर्ड है। जैसे आपका 1-to-1 इंटरव्यू होता है, पैनल इंटरव्यूज, सीक्वेंशियल इंटरव्यू, बहुत सारे इंटरव्यूज होते हैं। तो आप लोग एक बार देख लेना, या फिर मैं दे दूंगी नोट्स उसके भी, देख लीजिएगा। नेक्स्ट आपका क्या होता है इंटरव्यू के बाद? रेफरेंस चेक। रेफरेंस का मैंने डिस्कशन पहले भी किया था, कल भी डिस्कशन किया है कि रेफरेंस चेक किए जाते हैं कि आप किसी पर्टिकुलर पर्सन को कोई आपको जानता है या नहीं जानता है, किसका आप रेफरेंस लेकर आए। हो सकता है आप खुद इंटरव्यूअर का रेफरेंस लेकर आए हों, या कोई आपका फ्रेंड है उस कंपनी में जॉब करता है उसका रेफरेंस लेकर आए हैं, तो रेफरेंस चेक किए जाते हैं, क्रॉस चेक किए जाते हैं रेफरेंस की जो इन्फॉर्मेशन दी वो राइट है नहीं है इन्फॉर्मेशन। नेक्स्ट क्या होता है? सिलेक्शन डिसीजन। आफ्टर इंटरव्यू टेस्ट एंड रेफरेंस चेकिंग वी टेक द फाइनल डिसीजन ऑफ सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट्स और एप्लीकेंट्स कि हमें किसे सेलेक्ट करना है, किसे सेलेक्ट नहीं करना है। ठीक है। नेक्स्ट क्या होता है? फिजिकल एग्जामिनेशन। जरूरी नहीं कि हर जॉब के लिए फिजिकल एग्जामिनेशन मेडिकल की रिक्वायरमेंट हो, या पर्टिकुलर नीड्स की कि हाँ इतना रिक्वायरमेंट होना जरूरी है। ठीक है, तो वो आपको चेक किया जाएगा। जैसे आपको कोई ऐसी वर्किंग या फील्ड जॉब होगी तो उस केस में रिक्वायरमेंट कंपल्सरी होती है। बाकी केसेस में फिजिकल तो होता है, एज ए मेडिकल सबमिट किया था। जैसे आपकी काउंसलिंग हुई आप होगी तो आपने एक मेडिकल सबमिट किया होगा ना, बनवाया होगा मेडिकल, किया होगा, करवाया होगा मेडिकल, तो वैसा ही मेडिकल सबमिट करना पड़ता है। बाकी कोई एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट नहीं होती है केस में।
मेडिकल के बाद क्या होगा, फिजिकल एग्जामिनेशन के बाद क्या होगा आपका नेक्स्ट स्टेप इज जॉब ऑफर। आपने आफ्टर मेडिकल सेलेक्ट कर लिया कि हाँ हमें किसी से फाइनल एप्लीकेंट को सिलेक्ट करना है, अब आप उसे क्या करेंगे, जॉब ऑफर करेंगे, एक अपॉइंटमेंट लेटर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा आपका, एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट। जॉब ऑफर देंगे, देन आप एक फॉर्म साइन कराएंगे जिसमें कुछ टर्म्स कंडीशन मेंशन होगी अबाउट जॉब, कि आपको क्या टाइमिंग होगी, कैसे सैलरी दी जाएगी, क्या स्टेप्स होंगे, जो भी चीज़ें सब कुछ मेंशन होगी, या इंश्योरेंस दिया जाएगा, जो भी चीज़ें हैं, जो भी पॉइंट्स टर्म्स कंडीशन सब कुछ मेंशन होगी इन द एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट, इसमें आपके साइन कराए जाएंगे। लास्ट वन इज इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन में क्या होगा, आप इवैल्यूएट करेंगे अपनी इंटरव्यू प्रोसेस को कि जो हमने कंडक्ट किया कैसा इंटरव्यू परफॉर्म किया गया, एप्लीकेंट्स कैसे आए थे, एप्लीकेंट सही सिलेक्ट हुए हैं नहीं हुए हैं, कम तो नहीं सिलेक्ट हुए हैं, एक्स्ट्रा हुए, क्या हुआ है, सब कुछ हम चेक करेंगे एट द टाइम ऑफ इवैल्यूएशन ऑफ सिलेक्शन प्रोसेस। क्लियर है पूरे स्टेप सारे सबको? क्लियर है स्टेप? प्रॉब्लम तो नहीं है? कुछ रिवाइज तो नहीं कराना है? क्लियर है सभी को? यस मैम। ठीक है, अच्छी बात है, क्लियर है। तो आपका सिलेक्शन प्रोसेस में इतना इंपॉर्टेंट था वो डिस्कस कर लिया है। अब नेक्स्ट टॉपिक से चेक करते हैं डिफरेंस बिटवीन सिलेक्शन एंड रिक्रूटमेंट प्रोसेस। क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं, मैंने लास्ट टाइम पे एक दो पॉइंट डिस्कस किए भी थे आप लोगों से। क्या डिफरेंसेस होते हैं, क्यों, क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं? रिक्रूटमेंट पॉजिटिव प्रोसेस है, सिलेक्शन नेगेटिव प्रोसेस है। हाँ, और क्या होगा मैम रिक्रूटमेंट में ज़्यादा कैंडिडेट्स को बुलाया जाता है और सिलेक्शन में जितने भी अनसूटेबल कैंडिडेट्स हैं हम उन्हें एलिमिनेट कर देते हैं। मैम रिक्रूटमेंट में कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है, सिलेक्शन में कॉन्ट्रैक्ट होता है। मैम रिक्रूटमेंट में रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है नंबर ऑफ कैंडिडेट्स के ऊपर, जबकि सिलेक्शन में लिमिटेड नंबर ऑफ कैंडिडेट्स ही सिलेक्ट किए जाते हैं। ठीक है, और मैडम रिक्रूटमेंट जो है वो फर्स्ट स्टेज है किसी भी जॉब के लिए, और सिलेक्शन में क्या होता है, जो लोग रिक्रूट हो गए हैं, रिटर्न में पास हो गए या कुछ है, उनको सिलेक्शन किया जाता है थ्रू इंटरव्यू। ठीक है, और कुछ? और क्या होगा? हम रिक्रूटमेंट में हम बेसिकली स्टिमुलेट करते हैं लोगों को कि वो अप्लाई करें जॉब के लिए, और सिलेक्शन में हम उन कैंडिडेट्स को चूज़ करते हैं जिनके पास नेसेसरी क्वालिफिकेशंस हैं। और क्या हो सकता है? काफी पॉइंट्स आपने बता दिए। हाँ मैम, रिक्रूटमेंट इज अ पॉजिटिव अप्रोच एंड मैम सिलेक्शन इज अ नेगेटिव अप्रोच। ये तो ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है। और कोई पॉइंट? एक दो पॉइंट बच्चे, सारे पॉइंट्स आपने डिस्कस कर लिए, एक तो पॉइंट बच्चे वो बता दो, मुझे कुछ बोलना पड़े एक्स्ट्रा। मैडम रिक्रूटमेंट में कोई कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस नहीं होता है, और सिलेक्शन में एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस क्रिएट होती है। बता चुके हैं आप लोग ऑलरेडी। और क्या होगा? एक पॉइंट बता दो। क्या होगा? रिक्रूटमेंट इज एन इकोनॉमिकल मेथड। सिलेक्शन क्या होगा? मैम एक्सपेंसिव मेथड। ठीक है, रिक्रूटमेंट होता है लेस कॉस्टली होता है, और सिलेक्शन क्या होता है, एक्सपेंसिव प्रोसेस होती है, टाइम कंज्यूमिंग होती है। टाइम का भी देखेंगे, रिक्रूटमेंट में लेस टाइम इन्वॉल्व होता है, बट सिलेक्शन में मोर टाइम इन्वॉल्व होता है। सारे पॉइंट्स आई थिंक आप लोग क्लियर हो गए, डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। तो आप चाहते हो तो मैं डिस्कस दोबारा कर दूं, इसको बताओ क्लियर हो गया सभी को? ठीक है, तो आप लोग पढ़ लीजिएगा। और कोई टॉपिक से रिलेटेड प्रॉब्लम है आज की, बता दीजिए मुझे, कोई प्रॉब्लम अगर हो रही हो तो। है कोई प्रॉब्लम किसी को? नोट्स का प्रोवाइड करेंगे? नोट देखो, अभी मैं आज के सिलेक्शन रिक्रूटमेंट के आज ही सेंड कर दूंगी। एक मिनट सिलेबस देखो जरा, सिलेबस में क्या क्या मेंशन है। नोट्स तो मेरे पास हैं सारे, पर मुझे ये देखना है कि आपके लिए कितने रिक्वायरमेंट इंपॉर्टेंट है या नहीं, ये देखना पड़ता है। नोट्स तो मेरे पास ऑलरेडी हैं। HRM सब्जेक्ट सिलेबस काफ़ी कम है, एक तो आप लोग का ये भी है। देखो इसमें फर्स्ट यूनिट चल रही है अभी आप लोग की, तो सिलेक्शन आप लोग का सिलेबस होगा तो ओपन कर सकते हैं अभी आप लोग। इसमें HR प्लानिंग के नोट्स मैं यूनिट फर्स्ट के नोट्स सेंड कर दूंगी आज, मोस्ट ऑफ द नोट्स, ठीक है। सेकंड के भी कर सकती हूँ, पूरे 3 यूनिट तक के आज सेंड कर सकती हूँ मैं। फोर्थ का देखना पड़ेगा मुझे, थोड़ा एक दो पॉइंट शायद ना हो, बाकी थर्ड तक के नोट्स पूरे होंगे मेरे पास शायद। PDF सर्च करो, PDF देखना पड़ेगा, बुक है मेरे पास और नोट्स भी हैं। देखो मैं थर्ड तक के नोट्स सेंड कर दूंगी आज,
फोर्थ का मुझे थोड़ा चेक करना पड़ेगा, सारे नोट्स शायद ना हो इसके, वेलफेयर का हो सकता है, बट लास्ट बिजनेस प्रोसेस इंजीनियरिंग के शायद नोट्स नहीं होंगे। वीआरएस की मीनिंग क्या होती है? लास्ट यूनिट में दिया गया वीआरएस, क्या मीनिंग होती है वीआरएस की? सर वो मैडम ये वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम होती है जो हाँ? टाइम टाइम पे लाई जाती है, जिसमें एम्प्लॉय अपना हाँ? स्वैच्छिक तरीके से डिक्लेरेशन देगा कि अब मैं वीआरएस लेना चाहता हूँ, और फिर इसमें कंडीशन होती हैं कितने एज वालों को वीआरएस दिया जाएगा। ये होती जैसे है। कि बीएसएनएल में हुआ 40-50% लोगों को वीआरएस दे दिया गया। हाँ, क्या क्या और क्या होती है इसमें, कंडीशन क्या होती है? कंडीशन ये होती है, इसमें एक स्कीम लाई जाती है, मतलब तमाम जो गवर्नमेंट फर्म्स हैं या जो प्राइवेट फर्म्स हैं वो स्कीम लाती हैं कि ये वीआरएस है, इतने एज वालों को ले अच्छा। सकते हैं। उसमें क्या एज है? एज क्या होगी? एज इसमें अबव 50 रख सकते हैं, 50 से 58 के बीच वाले हैं जो बिल्कुल रिटायरमेंट के करीब आ रहे हैं, जिनकी एज, उनको हटाया जाता है। अच्छा, कोई और किसी को इन्फॉर्मेशन है वीआरएस के लिए? मैम इसमें जो पेंशन वगैरह होती है वो भी मिलती है, मतलब ऐसा पेंशन ही मिलती है, या फिर इकट्ठा अगर वो चाहें तो वो भी अमाउंट ले सकते हैं। और कुछ? बस देखिए, वीआरएस स्कीम ना सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है। इसमें होता क्या है कि या तो आपकी एज 45 ईयर्स प्लस हो गई हो या आपकी जॉब 10 ईयर्स की हो चुकी हो, दोनों ही केसेस में आपको वीआरएस के लिए फोर्स किया जा सकता है या आप खुद वीआरएस ले सकते हैं। ठीक है, दोनों ही पॉइंट्स होंगे, या तो गवर्नमेंट फोर्स करे आपको कि आप वीआरएस पे जाओ, आप रिटायरमेंट ले लो, आप रिक्वायर्ड नहीं है जॉब के लिए, कोई प्रेशर पड़ रहा हो, या आप खुद भी वीआरएस ले सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग। बट इससे सैलरी आपको पेंशन मिलती है, सब कुछ मिलता है। ठीक है, अब यूपी गवर्नमेंट ने एक स्कीम लॉन्च की है, 1 और 2 ईयर हो चुके होंगे, वो भी वीआरएस जैसी ही है। क्या स्कीम है, किसी को पता है कुछ? कुछ याद है? 1 और 2 ईयर लेटर न्यूज है शायद, 2 ईयर्स तो हो गए होंगे शायद। देखिए, गवर्नमेंट ने क्या लॉन्च की स्कीम, यूपी गवर्नमेंट ने, कि जो 50+ ईयर के एम्प्लॉय होंगे, अगर वो गवर्नमेंट को लगता है कि ये एलिजिबल नहीं है, सही काम नहीं कर रहे, सही वर्क नहीं कर रहे, तो क्या करेंगी, उनको वीआरएस दे देगी। क्या आपकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, जो ऑर्गेनाइजेशन में आप जाओ, अपना घर पे बैठो आराम से। और कुछ लोग को जॉब से आप निकाल भी सकते हैं, गवर्नमेंट ने ऐसी पॉलिसी दी है, तो उस केस में आपको पेंशन भी नहीं मिलेगी। अगर वीआरएस है तो पेंशन मिल जाएगी, बट अगर आपसे निकाला जा रहा है जॉब से, कि आप बिल्कुल करप्टेड हैं, जो भी एलिगेशन लगाए जाए पर, तो उस केस में आपको पेंशन भी नहीं दी जाएगी। ये गवर्नमेंट के 2 साल पहले स्कीम आई है। अभी देखिएगा, नॉलेज रखा करो, थोड़ा जनरल अवेयरनेस रखा करिए आप लोग, ठीक है? तो आपको नॉलेज मिलती रहेगी, आपके जो रिलेटेड टॉपिक्स उसको कम से कम समझो कि क्या हो रहा है बाहर वर्ल्ड में, तो उतनी नॉलेज कम से कम रखिए कि क्या चेंजेस आ रहे हैं एचआर में या फिर जो भी सब्जेक्ट्स आपके हैं। ठीक है, और कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी को? नो मैम। नो मैम। तो आज मैं आप लोग को 3 यूनिट्स तक के जितने टॉपिक्स मुझे लगते हैं तो उतना मैं नोट्स दे दूंगी, बाकी नेक्स्ट टर्न पे देखे जाएंगे। अटेंडेंस ले लेते, कल अटेंडेंस लेना भूल गए थे। अमित जैन, यस मैडम। अर्चिता, प्रेजेंट मैम। इशिता, प्रेजेंट मैम। मंतिशा, प्रेजेंट मैम। निष्ठा, प्रेजेंट मैम। पलक, Present, ma'am. सचिन, प्रेजेंट मैम। यशस्वी। प्रेजेंट मैम। अच्छा, आपकी क्लास में तो स्टूडेंट्स और भी हैं, तो ज्वाइन क्यों नहीं करते क्लास में डेली? इतनी स्ट्रेंथ तो रहती नहीं क्लास में, तो काफी कम स्टूडेंट्स आ रहे हैं। मैम हर क्लास में स्ट्रेंथ लो रहती है। वो तो रहती है, बट बेटा ऑनलाइन क्लासेस में क्या प्रॉब्लम है बच्चों को करने में? क्योंकि प्रॉब्लम है किसी को क्लास में, पता है आप लोग कांटेक्ट में होंगे ना, टच में तो होंगे ही फ्रेंड्स के। कोई टच में नहीं है किसी के? ज्यादातर लोगों से कांटेक्ट में नहीं है ना हम लोग इस समय। अच्छा, चलिए कोई बात नहीं, जिसको पढ़ना का होगा वो ज्वाइन कर लेगा। ओके, कोई क्वेरी नहीं तो आज वाइंड अप करते हैं क्लास। थैंक यू क्लास। थैंक यू मैम।